चीन के काम तमाम का काउंटडाउन शुरू। भारत के खिलाफ चीनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स फेल। अब नहीं बचेगा ड्रैगन। म्यांमार में हुआ बड़ा खेल। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारा जलनखोर पड़ोसी जिनपिंग सोते जागते हिंदुस्तान का नाम और निशान मिटाने के ही सपने देखता रहता है। फिर उसे इसके लिए चाहे अपने पालतू पाकिस्तान को मोहरा बनाना पड़े, चाहे श्रीलंका को बरगलाना पड़े, या नेपाल को झांसे में लेकर वहां अपने पांव जमाने की कोशिश करनी पड़े, या फिर बांग्लादेश को ग्रिप में लेकर भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी करनी पड़े। चीन भारत के लिए गड्ढे खोदने की हर मुमकिन कोशिश करता है। चीन के इसी चक्रव्यूह को टीम मोदी ने फेल कर दिया है। इसके लिए भारत बेहद टॉप सीक्रेट मिशन पर है, जिसके बाद से चीन के अपने ही अब उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। भारत ने चीन को दुनिया में चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया है और चीन को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। दिल्ली में बैठे बैठे ही मोदी ने जिनपिंग की ग्लोबल घेराबंदी कर दी है और भारत को इसके लिए ज्यादा कुछ मशक्कत भी नहीं करनी पड़ रही है। चीन की करतूतों से परेशान उसके पड़ोसी मुल्क ही उसके खिलाफ मोदी के झंडे के नीचे खिंचे चले आ रहे हैं। उन्हें यकीन है कि अब भी अगर वो नहीं जागे तो ड्रैगन उन्हें खा जाएगा, और ड्रैगन के दांत तोड़ने का दम दुनिया के किसी मुल्क में है तो वो भारत ही है। वो जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बिना एक भी गोली चलाए जाने दुश्मनों को जहन्नुम भेजने की कला मोदी से बेहतर दुनिया में भला कौन जानता है। जिसने भी मोदी के खिलाफत की उसका हश्र श्रीलंका, पाकिस्तान, तालिबान, मालदीव, मलेशिया और नेपाल जैसा ही हुआ। दोस्तों, ये वो देश हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ चीन से हाथ मिलाया, लेकिन चीन आस्तीन का सांप बन गया। मदद के नाम पर इन देशों को चीन ने कर्ज के बोझ के नीचे ऐसा दबा दिया कि अब इन देशों पर चीन के कब्जे की आशंका जताई जा रही है। इसमें से कई मुल्कों के अक्ल अब ठिकाने आई है। अब इनमें से कई देश भारत की शरण में आने के लिए गुहार लगा रहे हैं। कई मुल्कों को मोदी ने मदद भी दी है, लेकिन कईयों का अभी लाइन पर आना बाकी है। दोस्तों, चीन के खिलाफ मोदी की इस नई रणनीति के बारे में आपको तफसील से बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आखिर क्या है चीन की पल्स ऑफ स्ट्रिंग पॉलिसी जो हिंदुस्तान के खिलाफ ड्रैगन का हथियार बनी हुई है। साथ ही आपको जानकारी देंगे कि कैसे मोदी चीन की खाट खड़ी करने वाले हैं। और आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि म्यांमार में रातों रात चीन के खिलाफ कैसे बड़ा खेल हो गया और जिनपिंग सोता ही रह गया। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। आपको सबसे पहले बता देते हैं कि भारत की ग्लोबल घेराबंदी करने के लिए चीन कैसे चुपके से भारत के पड़ोसियों को अपने पाले में करने के मिशन पर है। चीन की यही रणनीति स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहलाती है, यानी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की वो घेराबंदी जिसे भारत के लिए तैयार किया गया है। हर पर्ल यानी चीन की सेना किसी न किसी तरह से क्षेत्र में स्थायी तौर पर मौजूद है। भारत के करीब इस समय चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बंगाल की खाड़ी में सितवे और म्यांमार से लेकर जिबूती और मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं। विशेषज्ञों को इस बात का डर है कि भले ही चीन इन्हें व्यावसायिक बंदरगाहों के तौर पर संचालित कर रहा हो, लेकिन संघर्ष की स्थिति में इन सभी अड्डों को चीनी नेवी के बेस में बदला जा सकता है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स में पर्ल का जिक्र चीन के वर्तमान या फिर संभावित मिलिट्री बेस के तौर पर है। चीन ने यहां पर मिलिट्री बेस, कई विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक कॉरिडोर, बंदरगाह या फिर किसी शहर में वहां के स्थानीय भू रणनीतिक स्थिति का प्रयोग अपने मकसद के लिए किया है। स्ट्रिंग का जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ के सामुद्रिक रास्तों पर चीनी नौसेना की मौजूदगी और उसकी गश्त की संभावना है, जो हर पर्ल पर उसके नियंत्रण से जुड़ी है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स के तहत चीन इस समय पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, अफ्रीकी बंदरगाह जिबूती, केन्या, सेशल्स, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार में मौजूद है। इन सब क्षेत्रों में उसकी मौजूदगी भारत के लिए बड़ा अलर्ट है। भारत के आसपास चीन की घेराबंदी फिलहाल हिंद महासागर पर कोई असर नहीं डाल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इस क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम कर सकती है। भारत अभी हिंद महासागर में जिस रणनीतिक आजादी का फायदा उठा रहा है वो खतरे में पड़ सकती है। जो देश आज भारत को अपना एक मजबूत साथी मानते हैं, हो सकता है कि ये देश अंत में चीन की गोद में बैठे हुए नजर आए। भारत ने दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को साथ लेकर चलने के मकसद से एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था। इसके अलावा वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देश के साथ अहम सैन्य अड्डे और रणनीतिक समझौतों को अंजाम दिया गया ताकि चीन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। भारत ने म्यांमार के साथ नौसैनिक साझेदारी शुरू की है। इसके तहत म्यांमार की नौसेना को इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि क्षेत्र में भारत की मौजूदगी बढ़ सके। ग्वादर को घेरने के लिए ईरान के चाबहार में भारत बंदरगाह पर पकड़ मजबूत कर रहा है। सेशल्स और ओमान में भी भारतीय नौसेना सक्रिय हो रही है। सिंगापुर के साथ साल 2017 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। इसके बाद दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस का प्रयोग करने पर राजी हुए हैं।
अंडमान निकोबार द्वीप और मलेका स्ट्रेट के अंत तक नेवी के बेसिस को बढ़ाया गया है। भारत अब तेजी से दक्षिण पूर्व एशिया पर अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। दोस्तों, हिंद महासागर में भारत ने चीन के खिलाफ घेराबंदी को और मजबूत करने के लिए मॉरिशस के हाथ और मजबूत कर दिए हैं और अपने दोस्त ईरान की मदद से म्यांमार में चीन के खिलाफ बड़ा खेल कर दिया है। म्यांमार में भारत ने चीन के खिलाफ क्या बड़ा गेम किया, इसकी जानकारी देने से पहले आप जान लीजिए कि आखिर कैसे मॉरिशस के जरिए भारत ने चीन की घेराबंदी कर डाली है। अभी गुरुवार को ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में भारत के सहयोग से बनी सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट की सोलर पीवी फार्म प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी की। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए $19 करोड़ के कर्ज का ऐलान भी किया। भारत की सुरक्षा के लिए मॉरिशस का महत्व काफी ज्यादा है। हिंद महासागर में चीन तेजी से अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। हिंद महासागरीय देशों के फांसने के लिए चीनी सरकार बड़ी मात्रा में कर्ज भी दे रही है। टीम मोदी चीन की इन चालों पर बारीकी से नजर भी रख रही है और इनकी काट तैयार करने की प्लानिंग भी बना रही है। ऐसे में अगर मॉरिशस भी चीन के पाले में चला जाता है तो यह भारत के लिए बड़ा खतरा होगा। इस समय श्रीलंका और मालदीव में चीन का बड़ा प्रभाव है। ये दोनों ही देश हिंद महासागर में बड़ा प्रभाव भी रखते हैं। श्रीलंका को तो चीन की चाल समझ में आने लगी है और उसने फिर से भारत से उसे बचाने की गुहार भी लगाई है और मोदी ने उसे निराश नहीं किया है, बल्कि 90,000 करोड़ की मदद भी की है। मॉरिशस में भारत के ये प्रोजेक्ट चीन के पल्स ऑफ स्ट्रिंग पॉलिसी की काट है, जिसके तहत हिंद महासागर में भारत लगातार अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। इससे चीन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मॉरिशस के पास के समुद्री इलाके से होकर हर साल खरबों डॉलर का व्यापार होता है। अफ्रीकी महाद्वीप के नजदीक होने से इस देश से हिंद महासागर के बड़े इलाके पर नजर रखी जा सकती है। इस देश के पास ही रीयूनियन द्वीप है। इस द्वीप पर फ्रांस का कब्जा है, जहां उसने अपना बड़ा मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। मॉरिशस के उत्तर पूर्व में डियागो गार्सिया है, जो अमेरिका और ब्रिटिश मिलिट्री का बेस है। भारत मॉरिशस के अगलेगा द्वीप को विकसित कर रहा है। भारत के सहयोग से इस द्वीप पर मौजूद सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। भारत और मॉरिशस के बीच अगलेगा द्वीप के विकास को लेकर 2015 में समझौता किया गया था। पहले कई बार अफवाह भी उठ चुकी है कि भारत ने इस द्वीप पर मिलिट्री बेस बना कर रखा है। हालांकि भारत ने ना तो इन दावों का खंडन किया और ना ही समर्थन। भारत ने इस द्वीप पर कई शिपजेट और रनवे का विस्तार किया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना मॉरिशस की नौसेना को अपने समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग भी दे रही है। दोस्तों, ये तो रहा मॉरिशस में चीन की घेराबंदी के लिए टीम मोदी की प्लानिंग का एक छोटा सा नमूना। इसके कई किरदार और कई पन्ने तो अभी सामने आना बाकी है, जिनका खुलासा भविष्य में जरूर होगा। इस बीच चीन के करीबी कहे जाने वाले म्यांमार में रातों रात बड़ा खेल हो गया। वही म्यांमार जहां पर चीन ड्राई डॉक बना रहा है, जिसके भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल किए जाने की सुगबुगाहट ने दुनिया को सकते में डाल दिया था। दावा किया जा रहा है कि हाल के दिनों में कई ईरानी सैन्य विमान म्यांमार में उतरे हैं। इन विमानों में ईरान के शीर्ष अधिकारी और सेना के जनरल सवार थे। बताया जा रहा है कि ईरानी सेना ने म्यांमार को संवेदनशील ईरानी हथियारों की बिक्री की है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि म्यांमार की सेना अपने ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के लगने के बाद ईरानी सेना से संबंधों को मजबूत कर रही है। इस पूरी स्टोरी के पीछे प्लानिंग और प्लॉट म्यांमार से करीब 3000 किलोमीटर दूर बैठकर की गई थी। हमारे विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि म्यांमार को ईरानी सेना द्वारा दिए गए संभावित हथियार एक दिन की डील का नतीजा नहीं है। इसके पीछे करीब साल भर से काम किया जा रहा था। ये प्लानिंग किसी और की नहीं, भारत की बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लानिंग के पीछे भारत के सुपर कॉप अजीत डोभाल और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का शार्प माइंड बताया जा रहा है। चीन के साथ म्यांमार की बढ़ती नजदीकियों और वहां पर सैन्य तख्ता पलट के पीछे काम कर रहे चीनी हथियारों और ड्रैगन की मदद पर भारत लगातार नजर रख रहा था। टीम मोदी की कोशिश थी कि चीन म्यांमार को भी अपने ग्रिप में ना लेने पाए, लिहाजा उन्होंने भारत की बैटिंग करने के लिए ईरान को सेट किया। इसकी झलक तब दिखाई दी जब पिछले साल जब ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां पर इब्राहिम रईसी ने ईरान के राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभाली। इससे पहले पिछले कुछ सालों में कई वजहों से दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही थी। हालांकि इसकी असलियत दुनिया को नहीं मालूम थी कि ये अलगाव तो दिखावे का है, अंदर ही अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। खैर, जो तस्वीर दिख रही थी उसमें भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल का आयात बंद कर दिया था, लेकिन यह अदावत तो दिखावे की थी। अगस्त महीने में जब रईसी ने राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभाली तो उन्होंने भारत को भी शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता भेजा। दोनों मुल्कों के बीच दिल में बसी दोस्ती ने काम किया और एस जयशंकर 5 और 6 अगस्त को ईरान में थे। बस यहीं पर ड्रैगन के दांत तोड़ने का प्लॉट बना दिया गया, जिसकी परिणति दुनिया को म्यांमार में ईरानी एंट्री के तौर पर दिखाई दे रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी राष्ट्रपति रईसी के अलावा भी ईरान में कई नेताओं से भी मुलाकात की थी।
1 महीने के भीतर जयशंकर का ये दूसरा ईरान दौरा था। हमारे एक्सपर्ट एनालिस्ट को पक्की टिप्स मिली थी कि इन मुलाकातों का दूरगामी परिणाम भविष्य में जरूर दिखाई देगा। जिन लोगों को लगता है कि भारत और ईरान के बीच मतभेद मनभेदों के स्तर तक पहुंच चुके थे, वो ये जान ले कि रईसी के शपथ ग्रहण से पहले जुलाई 2021 की शुरुआत में भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने प्रोटोकॉल तोड़ शपथ लेने से पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। और ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा था। जयशंकर का दौरा जिस वक्त हो रहा था उसे ग्लोबल मीडिया ने काफी अहम माना था, लेकिन टीम मोदी उस दौरे में चीन के खिलाफ म्यांमार में ये गोल खिला देगी, इसकी भनक तो किसी को नहीं लगने पाई थी। खैर दोस्तों, इसीलिए तो कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। म्यांमार में सैन्य ताकत द्वारा तख्ता पलट के बाद वहां पर स्थितियां चीन के कब्जे में ना आ जाएं, लिहाजा भारत ने इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग बनाई, जिसका रिजल्ट दुनिया के सामने है। आप इसे मोदी की लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। टीम मोदी की प्लॉटिंग में ईरानी डेलीगेट्स का ये म्यांमार का तीसरा दौरा कहा जा रहा है। ईरान का म्यांमार में होना इसलिए खास है क्योंकि ईरान के साथ म्यांमार का कोई बहुत गहरा नाता कभी नहीं रहा। सैन्य साजो सामान के लिए म्यांमार हमेशा से ही हिंदुस्तान या रूस पर निर्भर रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से म्यांमार की सेना की चीन से नजदीकियां काफी बढ़ी हैं। यही भारत की चिंता का कारण भी था, जिसकी तोड़ भी टीम मोदी ने निकाल लिया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन ने म्यांमार की सेना को पनडुब्बी समेत कई आधुनिक हथियार दिए हैं। ऐसे में म्यांमार के सैन्य शासन और चीन की दोस्ती काफी मजबूत हो रही है। लेकिन अब चीन और म्यांमार की दोस्ती का लिटमस टेस्ट सबके सामने है। म्यांमार भी चीन से दोस्ती के मामले में रूस के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। रूस चीन से दोस्ती होने का दिखावा तो करता है, लेकिन रूसी आज तक चीनियों पर विश्वास नहीं करते। यानी ये दोस्ती कम, जरूरत का गठजोड़ ज्यादा है। भारत ने म्यांमार को चीनी शिकंजे में फंसने से बचाने के लिए उसे अपने नजदीकी ईरान के साथ एक मेज पर बैठा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने म्यांमार को मिलिट्री कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दी है, जिसके जरिए युद्ध की स्थिति में सेनाएं अपने कमांड सेंटर से लगातार कनेक्ट रहती हैं और मैदान जंग पर पूरी नजर बनाए रखती हैं। दोस्तों, ड्रैगन के दांत तोड़ने के लिए एक्टिव टीम मोदी की स्ट्रेटजी के बारे में आपकी क्या राय है? आप भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को कैसे देखते हैं? इस बारे में आपका जो भी सोचना हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारी टीम की रिसर्च आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक देना हरगिज भी ना भूलें।